दोस्तों, मैं क्यूरियोसिटी रोवर बोल रहा हूँ। आज से करीब 10 साल पहले मैं मंगल की वीरान दुनिया में उतरा था। मंगल ग्रह की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। इस दौरान मैंने अपने सफर में रात के समय भी कई ऐसे नज़ारे देखे जो नई दुनिया में काफी डरावना था। मैंने मंगल की जमीन पर चमचमाती चीज देखने से लेकर मंगल ग्रह पर पानी के सबूतों को भी ढूंढा। और कुछ दिन बिताने के बाद मेरे साथ एक घटना हो जाती है और मेरा सिग्नल नासा के वैज्ञानिकों से टूट जाता है, मगर फिर भी मैंने इस कठिनाई का सामना करके पार कर लिया। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ मंगल की वीरान दुनिया में, जहाँ मैंने 10 सालों तक वहाँ पर कैसे कैसे फुटेज लिए थे वो सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ 10 साल की जर्नी पर। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। तारीख थी 6 अगस्त 2012 की। मैं मंगल की जमीन पर सक्सेसफुल लैंड कर लेता हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल एक अजीब दुनिया थी। और उसी समय ऊपर उड़ रहे द मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने मेरी लैंड करते हुए की तस्वीर कैमरे में कैद कर ली, जो अभी आप देख सकते हैं। मेरे लिए मंगल ग्रह पर उतरना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल तरीके से उतर जाता हूँ। और फिर मैंने पहली बार आंखें खोली। यहाँ पर सबसे पहला काम ये था कि मुझे सबसे नजदीकी ऊंचे पहाड़ माउंट शार्प पर चढ़ना था। लेकिन मैं इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पर चला गया। ये वह जगह थी जो मेरे लैंडिंग के वक्त मेरे डिसेंट स्टेज की तेज हवा की वजह से धूल बिल्कुल यहाँ पर साफ हो गई थी। दरअसल मंगल जो है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से पैराशूट मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादातर सारे रोवर्स में डिसेंट स्टेज होता है जो उनकी लैंडिंग में मदद करता है। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो उस जगह को गोलबर्न स्कोर कहा जाता है। यहाँ पर मुझे कुछ पत्थर मिले जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक समझा जा रहा है, यानी कि वह पत्थर जो कि पानी के फ्लो द्वारा बनते हैं। और ये मंगल के मिट्टी में दबे हुए थे, लेकिन मेरे डिसेंट स्टेज में ब्लास्ट से बाहर आ गए। और ये 2012 की बात है, जब वैज्ञानिकों को ये नहीं पता चला था कि मंगल ग्रह पर मिलियन साल पहले पानी मौजूद था। इसलिए ये काफी बड़ा खुलासा था। इसके बाद मैं मंगल ग्रह पर 16वें दिन माउंट शार्प के सतह पर बने डिजाइन को कैप्चर करता हूँ। और ये डिजाइन एक और सबूत है कि यहाँ पर से कभी पानी बहता होगा। और फिर मैं 27वें दिन एक और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के पास जाता हूँ। उस पर भी पानी के बहने के निशान थे। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को सेडिमेंट्री कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है और ये निरंतर बहते पानी की वजह से बन जाता है। धरती पर भी जहाँ पर पानी बहता है उसके नीचे ऐसा फॉर्मेशन होता ही है। और फिर नासा ने एक बार मेरी कंडीशन चेक की और देखा कि मेरे टायर सही सलामत काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद मैं 39वें दिन एक और प्रमाण के पास पहुंचता हूं, जो ये बताता है कि सच में मार्शियन सरफेस में एक वक्त पानी बहता होगा, क्योंकि यहाँ पर बेडरॉक जो है वह बाहर निकला हुआ था और इसका शेप सर्कुलर था, जो कि तब होता है जब बहुत फोर्स वाला पानी किसी सरफेस से कई सालों तक बहता रहे। इसी के साथ उसके आजू बाजू छोटे मोटे पेबल्स भी थे, जो कि निरंतर चलते पानी ने जमा किए होंगे। और अगर ये प्रूफ काफी नहीं था कि मार्स पर कभी पानी बहता था, तो उसके बाद इन सारे लोकेशन के डायरेक्शन को चेक किया गया और आप देख सकते हो ये एक ही तरफ जा रहा है, बिल्कुल किसी नदी की तरह। उसके बाद अभी आप ये जो नक्शा देख रहे हो ये बताता है कि मैं अब तक कितना सफर कर पाया हूँ। और इसके बाद मैंने एक और बार माउंट शार्प की एक कमाल की तस्वीर भेजी, जिसमें उस पहाड़ की हाइट को अच्छे से देखा जा सकता है। इसी बीच मेरी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ती है जो कि एक पिरामिड के जैसे शेप में लग रहा था। और यही वक्त मुझे कमाल का लग रहा था मेरे ऑनबोर्ड लेजर सिस्टम को चेक करने का। इस तस्वीर में आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वही है जहां पर मैंने अपने लेजर को मारा था। और लेजर को मारने के बाद उस पत्थर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे हाथ लगी। और ये ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में आज से पहले वैज्ञानिकों को नहीं पता था। कमाल की बात तो यह है कि इस पत्थर का केमिकल कंपोजिशन धरती पर मिलने वाले पत्थर से बहुत ज्यादा मेल खाता था। और धरती पर थोड़े दुर्लभ पत्थर होते हैं, इस पत्थर का कंपोजिशन बिल्कुल वैसा था। इसके बाद मैं मिट्टी के सैंपल को चेक करता हूँ। सबसे पहले मैंने मिट्टी का एक स्कूप लिया, फिर मैं उसे अच्छे से हिलाता हूँ, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये इसलिए कर रहा था ताकि इसे सील करने में आसानी हो, और बस थोड़ा सा फिल्टर करके मैं उसे सील कर देता हूँ ताकि उसे आगे एग्जामिन किया जा सके। उतने में मेरी नजर एक चमचमाती प्लास्टिक जैसी चीज पर पड़ती है।
जिसे ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी लैंडिंग के दौरान निकला हुआ कोई प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। ये टुकड़ा भी इस स्कूप में आने वाला था, इसलिए मैंने उस स्कूप को नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि इस टुकड़े में कोई बैक्टीरिया हो जो कि पृथ्वी से आए हो और ये मेरे अंदर के सिस्टम को खराब कर सकता है। इसके बाद मैंने अपना दूसरा स्कूप लिया और उसे थोड़ा अच्छे से फिल्टर किया और फिर इसे भी मैंने सील कर दिया ताकि इसे एग्जामिन कर सके। और फिर मुझे मिट्टी में फिर से कुछ चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार ये कुछ पत्थर की तरह था, बिल्कुल किसी छोटे मोती की तरह। और जब मैंने उसके पास थोड़ा और खोदा तो मिट्टी में से और भी ऐसे चमचमाते टुकड़े निकल रहे थे, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे साथ मंगल ग्रह पर आई हो, बल्कि ये मार्स की मिट्टी का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये सिलिकॉन का बना कांच जैसा कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद मैं अपना तीसरा स्कूप लेता हूँ, जिसे मैं काफी अच्छे से फिल्टर करके वापस से सील कर देता हूँ। इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि इस मिट्टी में पानी जैसी नमी भी मौजूद है, इसलिए मंगल पर यह जितना चमकीला लाल दिखता है उतना है नहीं। क्योंकि जब मैंने मंगल के सरफेस के नीचे से मिट्टी ली थी तो वह बाहर की मिट्टी से डार्क कलर की थी, बिल्कुल जैसा धरती पर होता है। इसके बाद मैं इन सैंपल को हिट करता हूँ, जिसके बाद इसमें से सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए। और ये देखकर मुझे काफी खुशी होती है और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। और फिर मैंने जिस जगह पर ये सैंपल ले रहा था, मैंने वहाँ की ये कमाल की पैनोरमा फोटो लेकर भेजी। और फिर मैं मंगल ग्रह पर 120वें दिन एक बहुत ही कमाल की जगह पर पहुँचता हूँ, जिस जगह को सालेर नाम दिया गया। और इस फोटो में देखकर आप समझ सकते हो कि यह जगह कितनी ज्यादा लेयर्ड है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी और पत्थर की बहुत सारी परत है, जो कि बहुत ही बड़े पानी के बहते हुए सोर्स का प्रूफ देती है। खासकर शिपबेट लोकेलिटी, जहाँ पर ऐसी वेन्स बनी हुई हैं जो कि पानी के बहाव से ही बनती है। और इसके अंदर जो व्हाइट पाउडर जैसी चीज पड़ी हुई है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वह कैल्शियम सल्फेट है। फिर मैं एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचता हूँ जिसे येलो नाइफ बे का नाम दिया गया। यहाँ पर भी मुझे बहुत बड़े पत्थर मिले, जिसे एग्जामिन करने और सही से देखने के बाद पता चलता है कि ये ऐसे पत्थर है जिन पर मिनरल्स का प्रेसिपिटेशन हुआ होगा, जो कि पानी होने के ऊपर सीधा दावा करता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जो सबसे पहला रोवर गया था, मार्स पाथफाइंडर, उसमें बहुत ही ज्यादा कम फीचर्स थे। उसका बस एक ही काम था, वह था मार्स के रास्ते को ढूंढना और फिर आगे आने वाले किसी भी रोवर के लिए एक नक्शा तैयार करना और एक रास्ता बताना। इसलिए तभी वैज्ञानिकों के लिए इसकी लैंडिंग ही जंग जीतने के बराबर थी। लेकिन इसके बाद आने वाले सारे रोवर्स पर अलग अलग सिस्टम ऐड किए गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और वैसे ही 2011 में जब मैं मंगल ग्रह पर उतरा था, तब मेरे सिस्टम में एक ड्रिलिंग मशीन भी थी, ताकि पत्थर को और जमीन को ड्रिल करके उसके अंदर से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। फिर मैंने ड्रिलिंग करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा फ्लैट बेडरॉक को चुना, जो कि जॉन कैलिन नाम के लोकेशन पर बना हुआ है। इसके बाद जैसे ही मैं ड्रिलिंग करने जा रहा था, तब मुझे एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा दिखा, जिसे टिनटेनिया नाम दिया गया। और जब मैंने इसकी फोटो खींचकर इसके ऊपर हाइड्रेशन टेस्ट किया था, तो ये पता चला कि इस पत्थर के अंदर काफी ज्यादा हाइड्रेशन है। मतलब सीधे भाषा में कहे तो इसमें काफी नमी मौजूद है। इसके बाद पहली बार टीम ने मुझे पूरी रात काम करने के लिए कहा था। और ये सबसे पहली तस्वीर है जो कि मार्स के सरफेस की रात को मैंने खींची थी। और वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या इसमें कोई फ्लोरोसेंट मिनरल्स मौजूद है, यानी ऐसा मिनरल्स जो कि यूवी लाइट में बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है और वह इसी चीजों को यहाँ पर चेक करना चाहते थे। लेकिन चेक करने पर पता चला कि ऐसा कोई भी मिनरल्स यहाँ पर तो मौजूद नहीं था। इसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान मेरा टायर एक पत्थर पर आ गया और वह पत्थर टूट गया, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ निकला। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिलिका है, जो कि मंगल ग्रह की सरफेस पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये एक छोटा सा मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कुछ नया जानने को मिला। इस तरह मंगल ग्रह पर मैं 200 मार्सियन दिन बिता देता हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ एक हादसा होता है और मुझे नासा की कमांड सुनाई देना बंद हो जाते हैं। नासा वाले जो भी एक्शन मुझे करने को कह रहे थे, वो मैं नहीं कर पा रहा था। दरअसल मैं बूट लूप में फंस गया था। बूट लूप में मेरे अंदर जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है,
जिसकी वजह से कंप्यूटर की बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती है और बैटरी काम करना बंद कर देती है। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए मेरे सिस्टम में 2 कंप्यूटर होते हैं जिसे पायलट और को पायलट कहा जाता है। जब पायलट काम करना बंद कर देता है तो फिर को पायलट अपने आप काम करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे सिस्टम में कुछ इस प्रकार का वायरस बग आया था कि पायलट को पायलट को काम ही नहीं करने दे रहा था। ऐसे में वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं मैं रेडियो सिग्नल्स को बंद न कर दूं, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा और वैज्ञानिकों का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही रिस्की काम किया। इन्होंने पहले पायलट को बंद कर दिया, यानी कि मेन कंप्यूटर को बंद कर दिया, जिसके तुरंत बाद सेकंड कंप्यूटर को शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन 1 मिनट हो गया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद 4 मिनट हो गए, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। वैज्ञानिकों को लगा कि अब इनका कनेक्शन मेरे से टूट जाएगा, पर कुछ ही देर में मैंने सिग्नल का रिस्पॉन्स कर दिया और अब मुझे को पायलट कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद सब चीजों को एक बार फिर से चेक किया गया था ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, और अब जाकर मैंने राहत की सांस ली थी। इसके बाद मैंने मंगल की दुनिया में बहुत लंबा सफर किया और मंगल के 343वें दिन को मैंने ये फोटो भेजा। इन पहाड़ को ट्विन कैरिन्स नाम दिया गया। इसके बाद मैं गेल क्रेटर के सेंट्रल पीक की तरफ निकल जाता हूँ। मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ये था कि मुझे पृथ्वी पर से कंट्रोल किए बिना एक फिक्स किए हुए रास्ते पर मैं कंटिन्यूसली अपने आप चल सकता था, यानी कि मैं अपने आप बिना किसी ऑर्डर के अपने आप को चला सकता था। ऐसा सिस्टम मेरे से पहले मंगल ग्रह पर आए किसी भी रोवर में नहीं था, इसलिए मैं उन सभी से काफी हाईटेक माना जाता था, जिससे टाइम की भी काफी बचत होती थी। फिर मैं मंगल ग्रह की डबे ड्राविन जगह पर पहुंचता हूं। ड्राविन के दक्षिण में कुछ आउटक्रॉप्स है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यहाँ पर खड़े होकर फिर से एक बार मैंने अपना मुंह माउंट शराब की तरफ मोड़ा, और इस विंटेज पॉइंट से मुझे माउंट शराब के बेस के बारे में और पास से जानने को मिला। माउंटेन शार्फ का जो बेस था वहां पर कुछ इस तरीके की हिल्स मौजूद है जिन्हें परम्स हिल कहा जाता है, और वैज्ञानिक जल्द ही मेरे जरिए इससे भी जांचने वाले थे। इसके बाद मंगल ग्रह पर 400 दिन बीत जाते हैं। फिर मैं डार्विन के आउटक्रॉप्स की एक फोटो खींचता हूँ। यह आउटक्रॉप बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी फोटो लगातार खींचनी पड़ती है और फिर उन्हें जोड़कर पूरी इमेज बनाई जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये खास टेक्निक से खींची जाती है जिसे महली कहा जाता है। इसके बाद मुझे पता चला कि एक सैंडस्टोन है जो कि उसके आसपास के पत्थरों से धीरे खत्म हुआ है, यानी वो उनसे स्लो धूल बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा धरती पर भी होता है। इसके बाद मैंने इटाका नाम के एक पत्थर के ऊपर अपनी लेजर मारी। इसमें खास बात ये थी कि मैंने अपनी लेजर को 1 लाख बार यूज कर लिया था और 1 लाखवां नंबर इसी पत्थर का था। इस पर लेजर शूट करने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई खास पत्थर नहीं है, ये भी एक नॉर्मल मार्शियन वॉल्केनिक रॉक है। फिर जैसे ही मैं यहाँ से 4.8 किलोमीटर का सफर तय करता हूँ तो उसके बाद मेरी हालत खराब होने लगती है। कहीं कंप्यूटर के ग्लिच आने लगते हैं और उसके बाद मैं अपना पावर खो देता हूँ, यानी मेरी सारी बैटरी डेड होने लगती है और मैं कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाता हूँ। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि मेरा जो न्यूक्लियर पावर सोर्स है, यानी कि जहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, वह फिलहाल लो चल रहा है। उसे चार्ज होने में वक्त लगेगा। वैसे तो मैं ज्यादातर सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को मिलाकर अपने काम को करता हूँ। दिन के दौरान सोलर और रात को न्यूक्लियर, पर कभी कभार मैं दिन में भी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करता हूँ, और वही फिलहाल काफी कम चल रही थी। और इससे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे तब पता चली जब चेकअप के दौरान मेरे टायर को देखा गया। मेरे टायर बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। आप देख सकते हो मेरे इन टायर में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। दरअसल मेरे टायर मेटल के बने हुए थे, इसलिए कभी भी ये पत्थर जैसी चीजों से टकराते हैं तो इसमें काफी डैमेज आ जाता है, और मंगल ग्रह पर तो पूरे पत्थर ही भरे हुए थे। फिर 469वें दिन को मेरा एक टोटल बॉडी चेकअप किया गया था, जिसमें टायर की हालत को देखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना था कि उन्हें पहले से पता था कि मंगल ग्रह पर जाने के बाद मेरे टायर को काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नुकसान इतना ज्यादा होगा। मंगल ग्रह पर बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये इसलिए भी थी क्योंकि जो एनर्जी सोर्स होता है वह अगर खत्म हो गया तो उसे रिफिल करने के कई तरीके होते हैं। न्यूक्लियर पावर सोर्स और सोलर पावर सोर्स अपने आप थोड़े वक्त में चार्ज हो जाते हैं, लेकिन मेरे टायर खराब होने पर उन्हें सही करने के लिए यहाँ पर किसी को आने की जरूरत पड़ती है।
जो कि उस वक्त काफी इम्पॉसिबल सा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि वो अब मुझे पथरीले रास्ते पर भेजने की बजाय स्मूथ सैंड वाले रास्ते से आगे की यात्रा में भेजेंगे। माउंट शराफ तक ऐसे रास्ते से जाने में काफी वक्त लगेगा, पर यह मेरे लिए काफी सेफ रास्ता होगा। फिर 514वें दिन को मैं एक टारगेट एरिया के पास आता हूँ जिसका नाम हरिसन है। इस पर मुझे कुछ क्रिस्टल जैसी चीजें दिखी, जिससे जांच करने के बाद पता चला कि वह एक मिनरल्स है जिसे फेल्डस्पर कहा जाता है। साथ में इसमें जो डार्क टाइप का मटेरियल दिख रहा है वह पायरोक्सिन है, जो कि नॉर्मल बेसाल्ट रॉक में मिलता है, यानी कि ज्वालामुखी पत्थर है। फिर 526वें दिन मेरे सामने एक और मुसीबत आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे रास्ते को चेंज कर दिया गया था ताकि मुझे डैमेज कम हो, और इसकी वजह से मुझे स्मूथ सैंड में से गुजारा जा रहा था, जहां पहुंचने के लिए डिंगो गैप को पार करना पड़ता है, जो कि एक रेत का बहुत बड़ा टीला है। और इसके बाद का रास्ता काफी स्मूथ है, लेकिन डर इस बात का है कि हो सकता है इसे पार करते वक्त मैं इस रेत के टीले में फंस जाऊं। और ये कुछ नया नहीं है, मेरे से पहले स्पिरिट रोवर मार्स पर आया हुआ था, जो कि कुछ इसी तरह के मिट्टी के टीले में फंस गया और उसका काम तमाम हो गया। और इसलिए नासा के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा सोच समझकर मेरे लिए रास्ता बना रहे थे यहाँ से गुजरने के लिए। और जब वे रास्ता बना रहे थे तब तक रात हो गई थी, और फिर मैं वहीं पर सितारों को देखने लग गया। और तब मैंने मार्शियन इवनिंग स्टार को देखा, और ये कुछ और नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो प्लेनेट अर्थ के साथ आपको मून भी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि मंगल से पृथ्वी कैसी दिखती है, वाकई में अमेजिंग है। और फिर 535वें दिन को रात में ही मैं अपने सफर को तय करने लगता हूँ और मैं डिंगो गैप के ऊपर से जाने लगता हूँ। लेकिन वैज्ञानिकों को जिस चीज का डर था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं इस मुसीबत को काफी अच्छे से पार कर लेता हूँ। और इसके लिए वैज्ञानिकों को ही दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए रास्ता काफी सोच समझकर बनाया था और वह मेरे लिए परफेक्ट था। इसको पार करने के बाद मैं बहुत ही लंबे सफर को तय कर लेता हूँ। फिर मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि एक एरिया है जिसका नाम किम्बरली रखा गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे काफी सारे पत्थर दिखते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए थे और माउंटेन शर्फ की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके शेप और पत्थर जिस तरीके से टूटे हुए हैं, ये देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये पहले की डेल्टाज की निशानी है। अगर आपको डेल्टा क्या होता है ये नहीं पता है तो ये समझ लीजिए एक प्रकार से पानी का सोर्स है। और इससे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो गेल क्रेटर था वह पहले के टाइम में बहुत ही बड़ा लेक हुआ करता था, जो कि सूख गया है, जिसके बाद ये क्रेटर बना है। फिर 580वें दिन मैं इनके बारे में बारीकी से जांच करता हूँ और यहाँ के कई पत्थरों के बारे में स्टडी करता हूँ। इसके बाद मैं 590वें दिन अपने से थोड़ी दूर एक चमकीली रोशनी को कैमरे में कैद करता हूँ, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ गए थे। और जब ये फोटो पब्लिक की नजर में आई थी तो सबका निशाना बस एक ही तरफ था। जी हाँ, सबका कहना था कि ये कोई एलियन है या फिर उनका कोई स्पेसशिप जो कि दूर से रोशनी कर रही है। पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिखने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि ये कोई कॉस्मिक रे हो सकती है। कॉस्मिक रे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, और हो सकता है वैसा ही कोई कॉस्मिक रे कैमरे के लेंस पर आकर लग गया हो, जिसकी वजह से ऐसी रोशनी यहाँ पर दिखी हो। इसी के साथ हो सकता है कि ये बहुत ही सिंपल सा रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि सेम जगह पर सेम टाइम पर जब मेरे दूसरे कैमरे से फोटो खींची गई थी तो उसमें रोशनी नहीं दिखी थी। दरअसल मेरे सिस्टम के अंदर दो कैमराज लगे हुए हैं जो साथ में काम करते रहते हैं, और दूसरे कैमरा में कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि यकीनन कॉस्मिक रे होगी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि तो ऐसे रे धरती पर क्यों नहीं होती। दरअसल धरती का मैग्नेटोस्फीयर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसान इससे सेफ है। पर मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार कॉस्मिक रे आती रहती है। इसके बाद मैंने इस जगह पर और भी कई सारी रिसर्च की, और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैंने ये फोटो भेजा जो कि यहीं का है और बताता है कि कैसे पहले यहाँ पर एंशिएंट सेडिमेंट हुआ करता था, यानी कि पानी का फ्लो। और इसमें आपको जो पीछे बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है यही है माउंट शार्प। उसके बाद 597वें मार्शियन दिन में नासा का मार्स ऑर्बिटर बिल्कुल जहां मैं रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर से गुजरा, और तभी उसने ये फोटो भेजी। क्या आपको इसमें मैं दिख रहा हूँ? ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जो कि मंगल की दुनिया में रिसर्च कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा फ्लैट और एक अच्छे से पत्थर के पास जाता हूँ
जो कि मुझे ड्रिल करने के लिए काफी सही पत्थर लगा। फिर मैं इस पत्थर पर ड्रिल शुरू करता हूँ। पहले छोटा सा ड्रिल करता हूँ और उसके बाद फुल स्केल ड्रिल किया जाता है। और इस फोटो में आपको ये जो होल दिख रहे हैं ये मेरे लेजर से किए हुए हैं ताकि इसके कंपोजिशन को और अच्छे से पता किया जा सके। और उसके बाद जो डाटा मिला उससे ये पता चला कि यहाँ से किसी टाइम में पानी फ्लो हुआ करता था। फिर 648वें दिन में सूरज की तरफ देख रहा था और उसे देखते वक्त मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस किया। सूरज के सरफेस पर 2 डॉट होते हैं। पहले कुछ देर तो वैज्ञानिक भी सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। उसके बाद उनका कहना है कि ये मर्क्यूरी है और उसके बाजू में जो डॉट है वह सन स्पॉट है जो इसके विजन को रोक रहे हैं। 705वें दिन में प्रम्प हिल्स की तरफ अपना रास्ता बनाता हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे हिडन वैली से गुजरना होता है जो कि एक नया रास्ता है ताकि मैं टाइम को बचा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे टायर स्लिप होने लगते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही स्लिकी है, जिसके बाद वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं मैं फंस न जाऊं और अगर नासा वाले जल्द ही कुछ ना करते तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो सकते थे। तो इसलिए उन्होंने मुझे वापस पीछे मोड़ने का निर्णय लिया और ये करने के लिए मैं वापस टर्न नहीं ले सकता था क्योंकि ऐसे में टायर और फंस जाते। तो मैंने अपने टायर के ट्रेसेज पर ही रिवर्स जाने का तय किया और जैसे तैसे करके मैं हिडन वैली से बाहर आ गया और अब मैं प्रम्प्स हिल्स के तरफ रवाना हो गया जो कि माउंट शार्प का बेस है। और यहाँ जाते वक्त मैं कॉन्फिडेंस हिल के पास आता हूँ जहाँ से मैंने एक सैंपल लेने का सोचा क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि माउंट शार्प के आसपास के हिल्स में पत्थर और मिट्टी किस प्रकार की है ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि यहाँ पर क्या हुआ था। मंगल ग्रह पर 801वें दिन में जानबूझकर एक सैंड रिपल्स के ऊपर से चलता हूँ ताकि उसके नीचे की जो मिट्टी है उसको एक्सपोज कर सकूं। फिर मैं अपनी लेजर की मदद से उसे समझने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के सॉफ्ट सैंड को समझ सकूं और फ्यूचर में ऐसी जगह पर आऊं तो फंसने से बच सकूं। फिर 870वें दिन में एक एक्सपोज हुए बेडरॉक के पास पहुंचता हूं और मैं उसे एग्जामिन करने की कोशिश करता हूं। उतने में मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर प्रम्प्स हिल के एरिया के ऊपर से गुजर रहा होता है और वह ऊपर से मेरा फोटो कैप्चर कर लेता है। आप इस इमेज में देख सकते हो ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ये मैं ही हूँ भाई। इसके बाद मैं एक मोजावी नाम के बड़े से पत्थर पर ड्रिल टेस्ट करता हूँ और ड्रिल टेस्ट करते वक्त ये पत्थर क्रैक हो जाता है। जियोलॉजिस्ट धरती पर हमेशा अपने साथ हैमर लेके चलते हैं ताकि पत्थर को क्रैक किया जा सके और ये पत्थर तो अनइंटेंशनली क्रैक हो गया। यहाँ पर मेरे लिए काफी अच्छा मौका था ये देखने का कि फ्रेशली टूटा हुआ पत्थर अंदर से कैसा दिखता है। इसके बाद इस एरिया में मैं 2 ड्रिल टेस्ट करता हूँ लेकिन कोई भी पत्थर क्रैक नहीं हुआ और फिर सारे सैंपल्स को कलेक्ट करता हूँ और इस चीज की खुशी में मैंने एक सेल्फी निकाली और कुछ मिनट के लिए मैं यहीं पर आराम करता हूँ। जब तक मैं आराम करता हूँ तब तक आप इस मैप को देखिए। इसमें आर्टिस्ट ड्राइव नाम की जगह है जिसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा माउंट शार्प तक पहुँचने के लिए और इस जगह को क्रॉस करने के बाद और भी ज्यादा बड़ी पत्थर की लेयर आती है जो कि आपको माउंट शार्प के बारे में बहुत सारी बातें बताएगी। और आर्टिस्ट ड्राइव की तरफ बढ़ते वक्त मेरा ध्यान गार्डन सिटी की तरफ पड़ता है। ये नाम नासा की टीम ने दिया था जिन्होंने देखा कि इस पूरे पहाड़ पर मिनरल्स की लाइंस है तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हम इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझे, जिस वजह से मुझे गार्डन सिटी के पास भेजा गया। इसमें ये जो मिनरल्स की लाइन है उससे मिनरल्स विंस कहा जाता है। मिनरल विंस तब बनती है जब फ्रैक्चर हुए पत्थरों के बीच में से फ्लूइड गुजरता है और ये फ्लूइड मिनरल्स को यहाँ पर जमा कर देता है जिसकी वजह से बीच में से सफेद कलर की लाइन बन जाती है जो कि मिनरल्स ही होता है। और इस केस में ये लाइन इतनी उभर कर इसलिए दिख रही होती है क्योंकि इसके आसपास का पत्थर हवा के बहाव के वजह से धीरे धीरे ये पत्थर खत्म हो गया है। पर ये जो मिनरल्स विंस है ये इस पत्थर से ज्यादा मजबूत होगी या फिर किसी वजह से हवा का इस पर उतना अभाव नहीं पड़ा होगा जिस वजह से ये पत्थर के जितना इरोड नहीं हुआ होगा। लेकिन वही पत्थर को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा डार्क है। ये इस चीज को बताता है कि यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई रहा होगा, यानी कि यहाँ पर फ्लूइड बहुत ही ज्यादा प्रेशर से बह रहा होगा। और ये जो मिनरल्स विंस की फोटो आपको दिख रही है ये 2 फीट का एरिया कवर करती है और आप इसमें सारे वेरिएशंस को देख सकते हो। खैर इतने में मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर एक बार फिर से जहाँ मैं खड़ा था उसके ऊपर से गुजरता है और फिर से मेरी फोटो खींचकर नासा को भेजता है। इस फोटो में मैं आर्टिस्ट ड्राइव के अंदर हूँ
अब तक मैं काफी लंबे सफर को तय कर चुका हूँ। नासा द्वारा बताए गए आप इस मैप को देख सकते हो, जो कि बताता है कि मैंने मंगल ग्रह पर कितना लंबा सफर तय किया है और अभी आगे मुझे कितना सफर तय करना है। अब आर्टिस्ट ड्राइव में रुककर मैं एक पैनोरमा फोटो कैप्चर करता हूँ और उसी के साथ एक मोजेक फोटो भी खींची, जिसमें आप मेरे आगे आने वाले रास्ते को देख सकते हो, जो कि ग्रेवल और सैंड रिपल से बना है। ये बिल्कुल एक टिपिकल रास्ता है जो अब तक मैंने ट्रेवल किया है और आगे भी ट्रेवल करने वाला हूँ, और ऐसे रास्ते पर ट्रेवल करने के लिए मैं काफी जानकार हूँ। और इस फोटो में आप मेरे आसपास मौजूद लैंड फॉर्मेशन को भी देख सकते हो। खैर, इसके बाद मैं 956वें दिन मार्स के सनसेट का फोटो और वीडियो निकालता हूँ। अगर मंगल ग्रह पर सूर्य अस्त होगा तो वो कैसा दिखता है? ये ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके बाद मैं एक ऐसी जगह पर आता हूँ जिसे लोगन पास कहा जाता है, लेकिन जब मैंने इसके पास से फोटो खींचा तो पता चला कि इसका टेरेन मेरे चलने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैंने रास्ता चेंज किया। पहले की तरह गलती ना हो, मैंने सेफ्टी के लिए मेरी इस पास से जाने का फैसला किया। अपने सफर में मैं काफी डिस्कवरी करता हूँ, जैसे कि स्टीमसन्स यूनिट कैसे बने थे। दरअसल पूरा का पूरा जो गेल क्रेटर है वह स्टीमसन यूनिट से भरा हुआ है। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। स्टीमसन यूनिट ये बताता है कि आखिर यहाँ पर लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन जियोलॉजिस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच 1041वें दिन पर मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पत्थर के करीब आता हूँ। आप देख सकते हो कि पत्थर कितना ज्यादा स्मूथ है और इसका शेप भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये पत्थर ऐसा विंड की वजह से ही बना हुआ है। और मुझे कुछ टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि इस पत्थर में काफी ज्यादा मात्रा में सिलिका मौजूद है। पत्थर में सिलिका होना ऑर्गेनिक मैटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस पत्थर में सिलिका होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और जहां ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां लाइफ भी हो सकती है। अब काफी सफर करने के बाद नासा की टीम ने मुझे अपने टायर को चेक करने के लिए कहा, क्योंकि काफी वक्त हो गया था और टायर को चेक करते वक्त मैंने देखा कि टायर के अंदर एक पत्थर मौजूद है, जो कि काफी वक्त से मेरे टायर के साथ फंसा हुआ था। लेकिन मुझे इस पत्थर से कोई खतरा नहीं था, और जब मेरे इस मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने इसे इग्नोर करना ही सही समझा, क्योंकि ये पत्थर ऑटोमेटिकली आगे जाकर शायद गिर जाएगा। पर मेन चिंता की बात तो मेरे टायर पर बने होल थे। आप देख सकते हो कि टायर में कितने ज्यादा बड़े बड़े होल है, जो कि अभी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन अगर ऐसे ही होल होते रहे तो ये मेरे मिशन के लिए काफी खराब रहेगा। इसके बाद मैंने बैक स्किन नाम की जगह से एक सैंपल लिया और अपने ओवरऑल मिशन को सेलिब्रेट करते हुए एक सेल्फी निकाली। अब तक मैं मंगल ग्रह पर 1000 से ज्यादा का दिन बिता चुका था। अब तक मेरी तबीयत एकदम ठीक थी। अब इससे आगे की यात्रा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जहां पर मैंने आगे एक बहुत ही ज्यादा बड़े सैंड ड्यून्स का पता लगाया और उनके ऊपर रिसर्च की, और वही मैंने कैसे मंगल ग्रह पर इन ब्लूबेरीज को खोजा। और आज के लिए इतना ही। अभी मैं यहीं पर आराम करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में मंगल ग्रह से ही। आप तब तक कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी आगे की यात्रा देखना चाहते हैं। धन्यवाद।